बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 28 मई, हफ्ता का दिन, साल 2022, नई सुबह, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खुश व खुर्रम हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, सुबह के प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम पहुंचे हुए हैं हिंदुस्तान की तारीख का सफ़र करते हुए, डिस्कशन करते हुए, शेयरिंग करते हुए पहुंचे हुए हैं दक्कनी हिंदुस्तान की इस्लामी रियासतों पर। बामनी रियासत के टूटने के बाद जो 5 रियासतें कायम हुई, बहुत बड़ी इस्लामी, मुसलमानों ने कायम की, उनकी बात कर रहे हैं। उनके नाम मैंने आपको पिछली किस्त में गिनवा दिए थे। ये टाइम है 1500 ईस्वी से लेके 1697 तक, 1657 तक। ये रहा वो अरसा। ये बात हो रही है इस्लामी सल्तनतों की, और 1500 ईस्वी से शुरू हो और 1657 तक। ये तकरीबन 157 साल बनते हैं। ये नोट फरमाए। ये थी वो दौर जब दक्कन में, हिंदुस्तान दक्कन में 5 बड़ी इस्लामी ममलिकतें बहमनी रियासत टूटने के बाद मार्ज वजूद में आई। सबसे बड़ी और जो वस्त में थी रियासत, उसका नाम था बेदर। जो दक्कन हिंदुस्तान के वस्त में थी ना, दरमियान में, उसका नाम था बेदर। ये रियासत कायम हुई थी बिल्कुल सेंटर में। और शुमाल की तरफ अगर हम देखें तो वहां पे बरार और अहमदनगर। शुमाली दक्कन में देखें तो हमें नजर आता है 2 रियासतें, एक बरार और दूसरी अहमदनगर। जी, ये नोट फरमाएं। ये शुमाल में 2 बड़ी मुसलमान रियासतें बनी। जनूब की तरफ देखें तो वहां पे बेजापुर और गोलकंडा। जनूब की तरफ देखें तो ये बनी बेजापुर और गोलकंडा। ये 5 रियासतें हैं जी। ये जो मैंने आपको गिनवा भी दी थी, फिर से नोट फरमा लें। ठीक है, ये 5 रियासतें, इन 5 का मैं मुख्तसर सा तारुफ, थोड़े से हालात मुख्तसर से, एक दिन में एक रियासत के बारे में बता दिया करूंगा ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए। आज जिस रियासत को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं आपसे, वो है बेजापुर। बेजापुर की रियासत। ये 1499 की बात है, 89 की। बेजापुर की रियासत के बारे में आज हम बात करेंगे। बेजापुर, ये इस्लामी रियासत कायम हुई थी बेजापुर, और ये टाइम था 1489 का। ये तारीख भी नोट फरमा लें जब ये रियासत बनी। 1489 में एक मशहूर मारूफ सियासी खानदान का चश्मो चराग, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। ये साहब थे जी जिन्होंने बेजापुर रियासत का क़याम किया। इसे मार्ज वजूद में लाने में बुनियादी किरदार अदा किया। अब यूसुफ आदिल शाह के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। ये उस वक्त की बात है जब बामनी रियासत अभी टूटी नहीं थी, अभी उसका जवाल नहीं आया था, वो पूरे उरूज पर थी। और ये यूसुफ आदिल शाह जो था, ये एक सियासी घराने से था, मशहूर मारूफ अमीर कबीर, लेकिन सियासी घराना। अब बड़े भाई ने सियासी सरबराही हासिल करने के लिए घर की यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया।
छोटे भाई को, ये भी नौजवान था, 10-12 साल का लड़का, और इसको कत्ल करने का इरादा कर लिया। और इस घिनौने इरादे की खबर भिनक माँ के कानों में पहुंची। माँ ने क्या किया? माँ ने यूसुफ आदिल शाह से रात को ये कहा, उसको थोड़े से पैसे दिए यूसुफ आदिल शाह को, और उसे नक्शा बना के दिया कि तुमने दक्षिणी हिंदुस्तान से निकलकर किन किन रास्तों से होते हुए तुमने जाना है फारस यानी ईरान, और रातों रात यहाँ से निकल जाना है तुमने। उसे पैसे दिए कुछ, और उसको नक्शा बना के दिया और बताया कि फारस में जाकर मेरी एक दूर दराज के रिश्तों में मेरी खाला लगती है, उनके घर चले जाना, उनको ये रुका देना, वो आपको रख लेंगे अपने घर में, और वहाँ से आपकी खबर यहाँ नहीं पहुँचेगी। ये था जी वाकया। यूसुफ आदिल शाह जो था वो माँ की बात मानते हुए पैसे लेकर और नक्शा पकड़कर कागज और रुका लेकर तीनों चीजें उसने अपने जेब में डाली, और आधी रात को, रात के अंधेरे में घर से फरार हो गया। ये 1489 की बात कर रहा हूं, जब इसने जब बहमनी सल्तनत अभी टूटी नहीं थी, पूरे उरूज पर थी। अच्छा, ये चला तो गया ईरान में, पहुंच गया कई दिनों की मुसाफत के बाद। जाहिर है इसने पैदल और अकेले जाना था, और वो एक दिन का रास्ता तो नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में से गुजरकर फिर अफगानिस्तान को क्रॉस करके इसने ईरान जाना था। चला गया, पहुंच गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में किसी जंगली जानवर की खुराक नहीं बना। वहां पर जब ये पहुंचा तो इसने बसियार कोशिश की, बड़ी सरतोड़ कोशिश की कि माँ के बताए हुए एड्रेस का पता करे, लेकिन इसको वो ना मिला। अब पल्ले में जो पैसे थे वो भी खत्म होते गए। अब खाना खाने की नौबत फाकों पर आ गई। खाना कहाँ से खाए, कैसे खाए? चलते फिरते एक दिन ये वहाँ से गुजरा और इसने देखा क्या, एक जगह पे कि नौजवान बच्चों की मंडी लगी हुई है, जहाँ पे गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। देखें अल्लाह के काम। अब ये भी वहां जाके बैठ गया। इसने सोचा कि मैं भी बिकता हूं, किसी के यहाँ जाऊंगा, चलो काम करना पड़ेगा, लेकिन खाना और रोटी, कपड़ा और मकान तो मिलेगा, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें तो मिलेंगी, पेट भर के खाना तो खाना खाऊंगा। चला गया जी, वहां जाके बैठ गया, और इसको एक बंदे ने, अमीर कबीर ताजर ने खरीद लिया। उस ताजर का देखे किस्मत का खेल। उस ताजर का उठना बैठना, ओढ़ना बिछौना बहमनी रियासत थी, वही दक्कनी हिंदुस्तान की। ये उसे लेकर फिर वहां दरबार में आ गया, दक्कन में, बामनी में। बामन जो दरबार था बादशाह का, वो भी टूटा नहीं था, फिर ज़हन में रख लें। ये बाद में जाकर इसकी बर्बादी और जवाल हुआ है। ये जब की बात कर रहा हूं, जब ये उरूज पर था। अच्छा, दरबार में वो ताजर इसे ले आया और एक वजीर के हाथों फरोख्त कर दिया। वजीर ने इसे देखा, भाला, रखा अपने पास, और इसको जब ये थोड़ा सा 2-4 साल बड़ा हुआ तो इसको शाही दरबार में मुलाजिम करवा दिया। मुलाजिम करवा दिया, ये फौजियों की खिदमत पे मामूर हो गया। उनके औजारों को तेज़ करने में, उनको मरम्मत करने में महारत हासिल कर ली, और यूं ओहदे पे ओहदा हासिल करता गया। और जैसे जैसे ये जवान हुआ, ये एक फौज की एक ब्रिगेड का इंचार्ज बन गया। यूसुफ आदिल शाह की बात कर रहा हूं। कहां से चला? बड़े भाई के कत्ल करने के खदशे से डरकर कहां गया, और बिक कर वापस बामनी में आया गुलाम बनकर। और यहां पर इसने अपनी जहानत, अपनी कारीगरी, अपना तजर्बा और अपना मुशाहिदा अमल में लाया। उस पर अमल दरामद करते हुए फौज की एक ब्रिगेड का इंचार्ज बन गया, कमांडर बन गया, जर्नैल बन गया। अब इससे भी बढ़कर ये जब 2-4 इसने मार के फतह किए, तो जो बहमन का सुल्तान था, बादशाह था,
उसने इसे बेजापुर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। बेजापुर एक रियासत थी लेकिन मतहत थी बामनी रियासत के। उस वक्त की बात है, वहां का गवर्नर इसे मुकर्रर कर दिया। किसे? यूसुफ आदिल शाह को। अच्छा, यूसुफ आदिल शाह गवर्नर बन के बैठ गया और खुदा की कुदरत देखे कि कुछ ही अरसे के बाद बाहमनी रियासत का जवाल शुरू हो गया। वो बिगड़ना उजड़ना शुरू हो गया, वीरानी की तरफ चला गया वो दौरे हुकूमत बामन का। और ये गवर्नर था बेजापुर का और इसने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया, यानी ये खुद बादशाह बन बैठा। जो कभी मातहत था बामनी सल्तनत के, गवर्नर था, मुलाजम था, उनका तनख्वाहदार था। इसने इसको, क्योंकि सारी सल्तनत का पता था अपनी का, अपने सूबे का, अपनी रियासत के एक एक चप्पे को जानता था, इसने अपनी बादशाहत और खुद मुख्तारी का ऐलान किया और बादशाह बन के बैठ गए। बादशाह बना बेजापुर का। आज आपको इसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कल इंशाल्लाह दूसरी मुस्लिम सल्तनत की बात होगी। अच्छा, बादशाह बनने के बाद हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब हुआ क्या कि इसके फिर खानदानों में ये रवाज हुआ करता था कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, नस्ल दर नस्ल बादशाह, कहते ही इसी को है, बादशाह चलती रहती है। इसकी नस्ल से बादशाहत चलती रही बेजापुर की। ये मुसलमान थे पक्के और कट्टर। चलती रही इसकी बादशाहत। लेकिन ये क्योंकि 15वीं सदी का दौर था, मैंने शायद आपको लिख के दिखाया है, 15वीं सदी और 16वीं सदी के दौर की बात है। उधर 16वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम हो चुकी थी। उधर अभी हमने जाना है, उसको डिस्कस करना है, लेकिन आज थोड़ा सा टच उसका देना मजबूरी है। हुआ ये कि वहां पे औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी, उधर हिंदुस्तान में, दिल्ली में। उसने क्या किया कि आदिल शाही की सल्तनत को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र का जो बादशाह था, राजा था, उसकी पुष्टपनाही शुरू कर दी। किसने? औरंगजेब आलमगीर ने। महाराष्ट्र का बादशाह, ये था जी वो सल्तनत जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, हुआ ये कि फिर उसने उस वक्त आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह की हुकूमत नहीं थी, ये नोट फरमाएं। वो तो मर चुका था। उसी की नस्ल से बेजापुर में एक जो बादशाह था, उसका नाम था अली आदिल शाह। ये नोट फरमा ले। ये तब की बात है जब बीजापुर में अली आदिल शाह हुक्मरान था। अली आदिल शाह ये हुक्मरान था जी, जब औरंगजेब आलमगीर ने पुष्टपनाही करते हुए महाराष्ट्र के हुक्मरान बादशाह, जिसका नाम था सेवाजी, ये सेवाजी यहां लिख लें, ये हुक्मरान था महाराष्ट्र का, ये नोट करें। और इसको उसने पुष्टपनाही की, इसको थपकी दी कि कर दे हमला बेजापुर पे और काबू कर ले इसे। लेकिन यहां पे एक खास बात बताना जरूरी है, वो सुने क्या हुआ था। इससे पहले जो अली आदिल शाह था ना, इसकी शादी हुई थी चांद बीबी से, और चांद बीबी अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी, इकलौती औलाद थी चांद बीबी अहमदनगर के बादशाह की।
उसके साथ अली आदल शाह की शादी हो चुकी थी। अब वो जो औरत थी ना, कमाल की थी। तारीख बताती है कि वो घुड़सवारी और तलवारबाजी की बड़ी माहिर थी। इसके अलावा उसके पास तजारत का फन और हुनर था, पेशा जानती थी, तजारत का पेशा। जब उसकी शादी हुई, अली आदल शाह के पास बेजापुर में गई तो इसने कई जंगों में खुद कमांड की, फौजों की, बहुत सारा कारोबार इसने शुरू करवाया। और तीसरा काम ये कि उमूरे सल्तनत इसने अपने हाथ में रखे चांद बीबी ने, क्योंकि बादशाह की बेटी थी। इसने अपने बाप को करीब से और गौर से इसलिए देखा था कि ये बादशाह की इकलौती और वाहद औलाद थी। सो इसने बहुत कुछ सीख के आई थी अपने बाप से, अहमदनगर से। सो इसने काफ़ी हद तक बेजापुर में अली आदल शाह की मावनत की, उसको सपोर्ट किया, उसे बामे उरूज पर पहुंचने में उसकी मदद की। अब पूरी रैयत, पूरे मुल्क की अवाम बादशाह के साथ साथ चांद बीबी को भी मुहतरम और मुकर्रम मानते थे, इसलिए कि वो किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होने देती थी। इंसाफ का उसने अलम उठाया और अदालत भी खुद किया करती थी, और हमेशा जालिम को सजा और मजलूम का साथ दिया करती थी। खैर, औरंगजेब आलमगीर की पुष्टपनाही के बावजूद सेवाजी जो थे, महाराष्ट्र के राजा, वो कब्जा ना कर सके। लड़ाई जंग तो हुई बेजापुर के साथ महाराष्ट्र की फौज की, लेकिन उसके कुछ थोड़े से इलाके पर यह कब्जा कर सका। कौन? सेवाजी, महाराष्ट्र का बादशाह, राजा। किस पर? बेजापुर के कुछ इलाके पर, जहां पे अली आदल शाह और उसकी बीवी चंदा बीबी हुकूमत कर रहे थे, दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, जब औरंगजेब आलमगीर को यह खबर मिली वापस दिल्ली में कि मेरी पुष्टपनाही, सपोर्ट और इमदाद के बावजूद राजा साहब जो हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सके बेजापुर का, तो बदकिस्मती से उन्होंने खुद हमला करने का फैसला किया। बहुत बड़ी फौज लेकर उसने आया यहाँ दक्कन में और बेजापुर की रियासत पर तहस नहस कर दिया उसने, नीचे से लेकर ऊपर तक। इवन आदल शाही खानदान जो था, इसके बच्चे भी नहीं छोड़े उसने, औरंगजेब आलमगीर ने, वो भी कत्ल करवा दिए। और यूं बेजापुर की रियासत का और आदल शाही खानदान का खात्मा हो गया। कब? औरंगजेब आलमगीर के जमाने में, उसके अपनी फौज और उसकी अपनी कमांड के हाथों। अंदाजा करें, मुसलमान रियासत थी, ये क्यों आए थे, क्यों चढ़ाई करी थी इस पे? पहले तो सेवाजी को, गैर मुस्लिम को, ये कहा कि तुम इस पे हमला करो, मैं देखता हूं, तुम फतह कर लो। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो खुद आकर यहाँ पे कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया और आदिल शाही खानदान के बड़ों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, सवाए औरतों के, कोई भी मर्द जिंदा नहीं छोड़ा, चाहे वो 2 साल का हो। और यूं मुसलमानों की एक बहुत आलीशान और बेहतरीन हुकूमत का ही नहीं, एक सल्तनत का, एक मुल्क का, एक बादशाहत का खात्मा हुआ और एक अच्छे ख़ानदान को नीस्तो नाबूद कर दिया गया, जो कि कट्टर मुसलमान था। अली आदिल शाह की औलाद, यानी आदिल शाही औलाद में से, ख़ानदान में से। ये थी जी इसकी बात बेजापुर की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मैं आपको अहमदनगर के बारे में बताऊंगा। कल बात करेंगे अहमदनगर के बारे में और यूं एक एक करके जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तारीख़ हिंदुस्तान को क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। क्यों कि उधर मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में आगाज़ हो चुका है, शुरू हो चुकी है। कौन? मुगलिया सल्तनत। उसको हमने देखना है, उसको करीब जाकर देखना है, उसको डिस्कस करना है, शेयर करना है और तफसील से करना है। ये भी हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ है ना।
जी, तो प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज हम देखने जा रहे हैं, और जो मैं लिखता हूं ये नोट भी फरमा लिया करें यार, इस तरह भूल भी जाते हैं। ये है जी आज का लफ्ज। क्या लिखा है मैंने? जी बिल्कुल, आपने ठीक पढ़ा। ये लिखा है चपड़ासी। चपड़ासी लिखा है जी मैंने, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ लिया। चपड़ासी किसे कहते हैं और ये लफ्ज कैसे बना, वजूद में कैसे आया, ये मैंने आपको बताना है। पहले तो ये देख ले, लिख ले, नोट फरमा ले कि ये पहले संस्कृत से हिंदी में आया और हिंदी से उर्दू में आया। कह सकते हैं कि ये हिंदी का लफ्ज है, ठीक है। और ये लफ्ज बना कैसे? ये चपड़ासी नहीं था शुरू में, ये लफ्ज था असल में जब ये शुरू हुआ तो ये था जी चपरास्ती। ये लफ्ज था शुरू में असल में। अब ये बिगड़ा कैसे, बना कैसे? चपरास्ती से कहते क्यों थे? चपरास्ती उस आदमी को कहा जाता था जो चपरास की मुलाजमत करता, यानी पोस्ट का नाम, उस ओहदे का नाम चपरास था। चपरास, चपरास नाम था उस ओहदे का, और जो इस ओहदे पर फायज होता उसे चपरास्ती कहा जाता था। अच्छा, चपरास क्या हुआ या चपरास्त क्या हुआ? चपरास्ती तो हो गया, अब इसको हमने खोलना है। ये देखें, चपरास्ती दो अल्फाज थे, एक चप और एक रास्ती। रास्त, चप और रास्त दो हिंदी के अल्फाज थे। नोट किया आपने? चप का मतलब था बायां, और रास्त का मतलब दायां, लेफ्ट राइट, यानी चप रास्त। चप का मतलब लेफ्ट यानी बायां, और रास्त का मतलब राइट यानी दायां। अब इन दोनों को मिलाया। क्यों मिलाया? इसलिए मिलाया कि जो ऑफिसर के दाएं बाएं फिरता हुआ नजर आए खिदमत के लिए, ताबेदारी ताबे फरमानी के लिए, उसे कहा जाता था चपरास्ती, यानी ऑफिसर के दाएं बाएं फिरने वाला खिदमत गुजार, उसे कहते थे चपरास्ती। और ये बिगड़ते बिगड़ते चलते चलते ये लफ्ज आजकल बन गया हुआ है चपड़ासी। जी समझ आ गई आपको? उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आई यार तो बता दिया करें, मुझे दोबारा बताने में कोई कबाहत नहीं होती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। इसलिए कि अगर आपको समझ ना आए तो मेरे बताने का फ़ायदा कोई नहीं। जी, तो जल्दी से प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जी, प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। जी, आज की बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं ना, वो बड़ी मजे की है। आज की बात ये है साईं कि बेहिस होना बुरी बात है ना। बेहिसी कितनी बुरी चीज है। ऐसा है ना, सारे इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ, अग्री करेंगे, बेहिस नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन यकीन जाने कि हालात और माहौल बाज़ औक़ात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे बेहिस होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बेहिसी इख्तियार करना पड़ती है। अगर वो ऐसा ना करे
उसे अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। और अगर वो ऐसा ना करे तो फिर लोग उसके दिल पे पैर रख देते हैं और इतनी बेदर्दी और बेरहमी से मसलते हैं कि ना उन्हें खुदा का खौफ रहता है और ना इंसानियत का कोई भरम रहता है। तो फरिश्ता कोई नहीं होता, हालात और वाकयात और माहौल इंसान को मजबूर कर देता है। ये मैंने आज से आपकी बात करनी थी जो मेरे जहन में घूम रही थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। उम्मीद है आपको कुछ लोगों को अच्छी, कुछ लोगों को बुरी भी लगी होगी। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें। आप सब और मुझे अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तान जिंदाबाद।